गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, अपना दूसरा पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं इससे डिनोट करूंगा, बार बार इतना बड़ा शब्द है, ठीक है, लिखेंगे तो टाइम जाएगा। तो पहला जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला है वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखा जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था, इलेक्टेड हुआ था, तो उस टाइम पे तो मिनिमम मैक्सिमम 395 आर्टिकल थे, उसमें 8 शेड्यूल थे, ठीक है, 22 पार्ट्स थे। तो इतना लंबा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको हमारे यहां एलिफेंट का सिंबल दिया गया। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? वो था अमेरिका का। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ी लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या है? इंडिया का है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब सोर्सेस का मतलब है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हमने वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीजें निकालकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने ऐड की। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ठीक है, अगर अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, ठीक है, ये शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ठीक है, कुछ चीजें जैसे लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ठीक है, जैसे बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अपनी, हमने सोवियत यूनियन, सॉरी, जो अब प्रेजेंट में रशिया है, सोवियत यूनियन से हम उस टाइम पे हमने ये लिया था 1976 में जब ये ऐड हुए थे। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ठीक है, कुछ जैसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस, यूएस से, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि वो जो स्ट्रक्चर लिया गया है अपना, हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। जैसे आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड अबाउट दैट। बट अगर हम देखा जाए तो हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए 1935 के एक्ट से। बट अगर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट देखें, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनको इमरजेंसी दिख जाए तो वो डायरेक्ट जर्मनी लगा देते हैं। नहीं, इसमें ध्यान रखना, इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वी हैव टेकन इज दिस फ्रॉम
जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो नेक्स्ट है आपका कि फेडरल स्ट्रक्चर है अपने इंडिया में। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अब फेडरल स्ट्रक्चर देखो, फेडरल तो वर्ड जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया, नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी नहीं लिखा गया है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। जैसे अगर आप देखते हो शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट मिलेंगी, 3 लिस्ट, जो कि बताइए मैंने कहां से बताई थी आपको, कहां से ली गई है, पिछले लेक्चर में बताई थी, ये हमने लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 3 लिस्ट का प्रोविजन। अब इसमें 3 लिस्ट है आपकी, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये शेड्यूल 7 के अंदर है। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं। यूनियन में आपका डिफेंस वगैरह आ गया, आपका फाइनेंस आ गया और आपके बैंकिंग वगैरह आ गए। ये सब कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे केवल यूनियन ही लॉ बना सकती है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे केवल स्टेट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जो ऐसे एरियाज जहां पे दोनों मिलकर स्टेट या यूनियन लॉ बना सकते हैं। बट अगर यहां पे बात अगर कोलिजन की आती है तो सेंटर के जो लॉ है वो प्रिवेल करेंगे, सेंटर के लॉ इन पे हावी होंगे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये 3 तरह की लिस्ट है। इसी लिस्ट से पता लगता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4th, 5th और 6th पार्ट और 5th पार्ट ये यूनियन के लिए दिया है, ये स्टेट के लिए दिया गया है। इसमें स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल्स है, स्टेट से रिलेटेड वर्किंग मशीनरी है, इसमें यूनियन से रिलेटेड वर्किंग मशीनरी है। तो दोनों के अपने डिफरेंट काम है। बट ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बायस्ड टुवर्ड्स यूनियन। यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर तो दी गई है, बट सर्टेन कंडीशंस आर समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्वर्ट फ्रॉम फेडरल टू यूनियन and biased toward union. For example, in the condition of emergency, center can take all power of the state and make laws. सारी की सारी सेंटर पावर ले सकता है स्टेट की और लॉ बना सकता है। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल रूल में प्रेसिडेंट अपने हाथ से स्टेट का शासन चला सकता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर जो है यूनियन की तरफ चला जाता है। इसीलिए कुछ महापुरुष हैं जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसा दिया है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये कहा है आपका मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CAPF 2018 साफ साफ पूछा हुआ था। ठीक है, फिर कुछ आपका जैसे क्वासी फेडरलिज्म, मतलब आधा फेडरलिज्म है, डेनियल ऑस्टिन। ठीक है, ये क्वेश्चन साफ साफ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं फैक्ट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ठीक है, ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, बट समटाइम्स इट बायस टुवर्ड आपका किधर, यूनियन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? देखिए, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 5 years इलेक्शंस। ठीक है, लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, पावर विद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लोअर हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। ठीक है, तो ये हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, वाई वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम।
पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था और अंग्रेजों ने इंडिया पे 200 साल कम से कम राज किया, तो दैट इज वाई उनकी पॉलिटी का जो इंपैक्ट है वो इंडियन पॉलिटी पे पड़ा। और 1935 के एक्ट में भी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट आया था, एंड वी वर वेरी मच फेमिलियर विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो अपना इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट से कुछ ऐसे इससे पहले ऐसे फीचर देखते हैं जो यूनियन की तरफ इसको प्रभावित करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर पहला देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप क्यों दी गई है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रीजन दिया जाता है कि इंडिया एक अखंड भारत है। ठीक है, अब इस अखंड भारत को अखंड बनाए रखने के लिए यहां पे लोगों जहां पे जाति, धर्म और कास्ट ये सब अलग अलग है, यहां के लोगों को एक साथ बांधे रखने के लिए हमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो एक भाईचारे की उम्मीद इनमें जगा सकता है। दैट इज वाई इंडियन अडॉप्टेड द सिंगल सिटीजनशिप, नॉट एनी स्टेट सिटीजनशिप, नॉट एनी डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है यहां पे। On the other hand, if we see in the American Constitution, we have seen that there is a double citizenship. उनकी सिटीजनशिप स्टेट की अलग होती है और सेंटर की अलग होती है। मान लो यूएसए का एक अलग सिटीजन है और यूएसए में जो 50 स्टेट है उनका सिटीजनशिप अलग होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई इंडिया अडॉप्टेड द सिंगल सिटीजनशिप टू ब्रिंग द एक भाईचारे की फीलिंग देने के लिए इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक यूनियन की तरफ जो मोड़ता है इसको वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी 3 है। ठीक है, और 3 सर्विसेज कौन सी है वो? एक तो हो गई आपकी आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस जो कि बाद में 1960s में पर्टिकुलर 1967 में ये बनाई गई थी, जिसका नाम है इंडियन फॉरेन सर्विस। नहीं, इसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दैट इज वाई देयर आर ओनली 3 सर्विस एंड दे आर रिप्रेजेंटेड द सेंटर ऑफ द स्टेट लेवल ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सेंटर का एक स्टेट और सेंटर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। आपने डीएम, एसपी इनका नाम सुना होगा, तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंटर, दे आर रिक्रूटेड बाय सेंटर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये थी आपकी एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इंडियन फीचर है। नेक्स्ट फीचर आता है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है, बहुत जरूरी है, जो आपको चाहिए चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित हैं। और अगर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। इस सेक्शन को बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा लेंथ में पढ़ेंगे। दैट इज वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस सेक्शन हियर नाउ। नेक्स्ट आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 to 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या है? देखिए, ये डायरेक्शन है एक तरह से, ये लिए गए थे आयरलैंड से, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, ये एक तरह से डायरेक्शन है। दीज आर द डायरेक्शन विच adopted by the state while making the public policies like of welfare of labor, आप कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ इकट्ठा नहीं होने देंगे। आप जो वीकर सेक्शन है, एससी एसटी वल्नरेबल सेक्शन है, जो सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए आप कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जो उनके लिए फायदेमंद है। आप इन्वायरमेंट की सुरक्षा करेंगे, आप मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करेंगे, आप आपके जो क्या कहते हैं स्टेट में एनिमल्स, मिल्क एनिमल्स वगैरह उनका बचाव करेंगे। तो दीज आर द स्टेट डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट। ये स्टेट को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप जब भी पॉलिसी बनाएंगे आप इन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं
तो आप जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। आपका उत्तर बनता है कि आपने जनता के सामने जब आप 5 साल बाद वोट मांगने जाओगे तो आपने ये चीज डायरेक्शन में रखते हुए लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई है या नहीं बनाई है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। बट देखिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या अंतर है? ये दिए गए हैं आपको स्टेट के अगेंस्ट, कि स्टेट अगर कोई ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो यू हैव द पावर टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड you can also go to the high court according to article 226. So that is why these are given against the state, but in the context of डीपीएसपी के रेस्पेक्ट में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रेस्पेक्ट में आपको कोई पावर नहीं है कि आप स्टेट के अगेंस्ट जाके कोर्ट में ये बोल सकें कि स्टेट ने ये पॉलिसी बनाई बट इन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा, क्योंकि these are non justiciable and given to the state, not to you, and these are given to you, not to the state. ठीक है? तो that is why there is a fundamental difference, there is a basic difference between the DPSP and fundamental right. नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है, अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। ठीक है, जल्दी बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई थी? मैंने बताया था आपका सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रभावित है, और पहले 10 जोड़ी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिपोर्ट में, बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। 11 का मतलब है ये पेरेंट्स का अधिकार होगा, ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को एक पढ़ाई की एक शिक्षा देने का प्रावधान करें। तो दैट इज व्हाई देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल एंड देयर इज अ बेसिक डिफरेंस दैट दीज आर गिवन ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट टू एनी पर्सन और सिटीजन ऑफ फॉरेन, ठीक है, फॉरेन सिटीजन। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट जब इनको डिटेल में करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट या सेक्युलर स्टेट, इंडियन स्टेट या सेक्युलर स्टेट। भारत देश का कोई धर्म नहीं है, भारत देश में सब धर्म एक समान है और सब धर्म के लिए ही भारत की सरकार काम करेगी, वरना एक के लिए भी नहीं करेगी। तो इंडिया का स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया में सारे धर्म बराबर हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक टैक्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों के टैक्स, जो लोग टैक्स भरते हैं, वो किसी एक रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं कर सकती। अगर करेगी तो सभी डेवलपमेंट, सभी रिलीजन के लिए डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया गया है। बेसिकली 6 तरह की माइनॉरिटीज है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ज्यूज। So these are the 6 kind of minorities in the Indian Constitution were recognized and we have some protection under Article 29, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंदर इनको कुछ राइट दिए गए हैं कि अपनी लैंग्वेज का प्रोटेक्शन और अपने रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, अपने धर्म का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। धर्म की शिक्षा देने के लिए कुछ प्रावधान कर सकते हैं, एजुकेशन स्कूल्स बना सकते हैं। तो दीज आर सम प्रोटेक्शन आर्टिकल गिवन टू द माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, सॉरी, सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको बता दिया। देयर आर सम इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करें तो 3 आर्टिकल, आर्टिकल 352, 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये आपका नेशनल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल, और जिसका दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और ये आपका वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी,
तो ये 3 तरह की इमरजेंसी हमारे यहां दी गई है। ये वाली इमरजेंसी आपकी 1962, 71 में लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल तो कहीं कहीं लगता रहता है, इसका कोई मतलब और छोर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कहीं नहीं लगी हमारी, ठीक है। तो दीज आर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नेक्स्ट में बात करें, हम नेक्स्ट फाइनल फीचर में बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd टायर गवर्नमेंट दी गई है। 3 स्तरीय गवर्नमेंट दी गई है हमारे यहां, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत वगैरह। पंचायत काफी इंपॉर्टेंट सपना था गांधी जी का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, और इस सपने को साकार किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जब पंचायत को संवैधानिक तौर से लागू करने के लिए संविधान में इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया। और तभी से लेके हर स्टेट को ये कंपलसरी कर दिया गया कि यू हैव टू इलेक्ट अ पंचायत एट द विलेज लेवल एंड द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये अपना 3 टायर गवर्नमेंट है। ये हो गया आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब हम कल से एक एक पार्ट एक एक स्टार्ट करेंगे इसका, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।